झांग क्यूई ने जियो जू पर गहरी नजर डाली और अपनी आस्तीन में अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। फोन स्वाभाविक रूप से गु मानक्सी का था। गु मानक्सी ने तुरंत स्थिति समझाई। झांग क्यूई को गु मानक्सी की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। वह उनकी अपनी पत्नी, सिस्टर इन लॉ और उनके सबसे करीबी व्यक्ति थे। वे उसे फंसाने के लिए एकजुट क्यों होंगे? हालांकि गु मानक्सी का स्वर काफी गंभीर था। झांग क्यूई ने इसे आजमाने का फैसला किया और उसे संदेह हुआ। यह प्रोडक्शन टीम का एक सहकर्मी है। उसने मुझे कल की शूटिंग के विवरण के बारे में बताया। झांग क्यूई के दिल में संदेह था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति शांत थी। जियोजू, देर हो रही है। तुम्हें अपने कमरे में वापस जाना चाहिए और जल्दी आराम करना चाहिए। जियोजू ने उत्सुकता से कहा, मुझे पता है, झांग क्यूई। आप पूरे दिन काम कर रहे हैं। अपने शरीर को पोषण देने के लिए कुछ चिकन सूप पिएं। आप नहीं जानते कि मेरी बहन आपके बारे में कितनी चिंतित है। इसके साथ ही जियोजू ने चिकन सूप झांग क्यूई को दे दिया। इसे जल्दी से पी लो। झांग क्यूई ने भौहें चढ़ा दी। उसे गु मानक्सी की फोन पर दी गई चेतावनी याद आई कि कभी भी कुछ न खाओ या पियो। झांग क्यूई ने चिकन सूप का डिब्बा बिना किसी निशान के नीचे रख दिया। मुझे आज बहुत पसीना आया है। मैं पहले स्नान करूंगा, उसके बाद मैं चिकन सूप पीऊंगा। तुम्हें पहले आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस जाना चाहिए। झांग क्यूई, क्या आप चिकन सूप नहीं पीना चाहते? जियोजू ने षड्यंत्र को अपनी आंखों में छिपा लिया और निर्दोष होने का नाटक किया। मैं अपनी बहन को बताऊंगी ताकि वह तुम्हें अच्छी तरह डांटेगी। आप परिवार के स्तंभ हैं, और आप अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल नहीं रखते हैं। जितना अधिक जियोजू ने बात की, उतना ही अधिक संदेह झांग क्यूई के दिल में था। झांग क्यूई का चेहरा काला पड़ गया, और उसने चिकन सूप उठाया और एक घूंट में पी लिया। फिर उसने अपना मुंह पोंछा और मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, मैंने इसे पहले ही पी लिया है। अपनी बहन को मत बताना, नहीं तो वह चिंतित हो जाएगी। झांग क्यूई को चिकन सूप पीते देखकर जियोजू को अंततः राहत महसूस हुई। उन दोनों ने कुछ देर तक बात की और जियोजू मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चली गई। जाने से पहले वह झांग क्यूई का रूम कार्ड लेना नहीं भूली। कमरे से बाहर निकलने के बाद जियोजू ने तुरंत अपनी बहन जियोनान को एक संदेश भेजा, मछली ने चारा ले लिया। जियोजू ने एक गाना गुनगुनाया और तेजी से चला गया। होटल के कमरे में झांग क्यूई तुरंत शौचालय में भाग गया और उसने अभी अभी पिया हुआ सारा चिकन सूप फेंक दिया। चेहरे पर असहाय भाव लिए उसने अपना मुंह धोया। वह बुदबुदाया, मिस मैंक्सी बहुत ज्यादा सोच रही होगी। नन्नन ऐसा व्यक्ति नहीं है। वह अभी सोच ही रहा था कि होटल की दरवाजे की घंटी बजी। गु मानक्सी, सोनचेन और दो पुरुष स्टाफ सदस्य दरवाजे के बाहर खड़े थे। झांग क्यूई ने अपना सिर खुजलाया और कहा, मिस मानक्सी, क्या ऐसा हो सकता है कि चुचू से गलती हुई हो? गु मानक्सी की अभिव्यक्ति कठोर थी। सावधान रहना बेहतर है। मनोरंजन उद्योग में इस तरह की बात असामान्य नहीं है। कुछ हद तक गु मानक्सी भी ऐसी ही घटनाओं का शिकार हुई थी। यदि उसने बेवजह एक कप नशीला पानी नहीं पिया होता, तो वह गलती से सोनचेन के कमरे में प्रवेश नहीं करती। सोनचेन ने उसकी नाक को छुआ और कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। उन्हें वह दृश्य भी याद आया जब वो पहली बार गु मानक्सी से मिले थे। बाद में उसने मैंक्सी को गलत समझा और सोचा कि वह एक महिला थी जो जानबूझकर उसके पास आई और सामाजिक सीढ़ी पर चढ़ने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल किया। अब जब उसने इसके बारे में सोचा, तो सोनचेन वास्तव में अतीत में वापस जाना चाहता था और खुद को एक तमाचा मारना चाहता था। मैं वास्तव में उस समय एक थप्पड़ का हकदार था। सोनचेन ठंडे भाव के साथ खड़ा हुआ। झांग क्यूई, माफी मांगने से बेहतर है बचाना। सच्चाई का पता लगाने के लिए आपको केवल आधे घंटे तक इंतजार करना होगा। अगर यह गलतफहमी साबित हुई, तो मैं आपको तदनुसार मुआवजा दूंगा। झांग क्यूई ने शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाया। सोनचेन एक बड़ा शॉट था जिसे वह अपमानित नहीं कर सकता था।
हालांकि उसे लगा कि यह बड़ा शॉट थोड़ा नासमझ था और उसकी कल्पना शक्ति समृद्ध थी, फिर भी झांग क्यूई ने अपने बॉस को चेहरा दिया और सहमति में सिर हिलाया। रात 11 बजे जियो जू ने धीरे से कमरे का कार्ड निकाला और झांग क्यूई के होटल के कमरे को खोल दिया। कमरे में अंधेरा था और केवल बेडसाइड टेबल पर रात की धीमी रोशनी जल रही थी। झांग क्यूई बिस्तर पर करवट के बल लेटा हुआ था, उसका शरीर रजाई से ढका हुआ था और उसकी आकृति हमेशा की तरह स्थिर थी। जियो जू के लाल होंठ मुड़ गए और उसने उपहास किया, झांग क्यूई, मुझे इसके लिए दोषी मत ठहराओ। यदि आप किसी को दोष देना चाहते हैं, तो अपने आप को बहुत मूर्ख और बहुत ईमानदार होने के लिए दोषी ठहराएं। एक ईमानदार व्यक्ति हमेशा पीड़ित होगा। जैसे ही वह बोली, जियो जू ने आसानी से अपना पजामा खोला, रजाई उठाई और बिस्तर पर लेट गई। वह धैर्यपूर्वक शो शुरू होने का इंतजार कर रही थी। 10 मिनट बाद गलियारे में एक चीख गूंज उठी। दरवाजा खोलो, झांग क्यूई, कमीने, मेरे लिए दरवाजा खोलो। दरवाजे के बाहर एक महिला की गुस्से भरी दहाड़, एक बच्चे के रोने की आवाज और कुछ लोगों के गुस्से में दरवाजे को पीटने की आवाज आई। जल्दी दरवाजा खोलो, तुम बाहर महिलाओं के साथ बेवकूफ बना रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दरवाजा खोलो, धिक्कार है, दरवाजा तोड़ दो। इस कार्रवाई से होटल स्टाफ तुरंत आकर्षित हो गया। वर्दी में होटल प्रबंधक दौड़कर आया और उसने झांग क्यूई के कमरे के सामने लोगों के एक समूह को देखा। उन्होंने भौहें सिकोड़ कर कहा, हर कोई, कृपया शांत हो जाएं। यह एक होटल है, हमें चुप रहने की जरूरत है। लंबी पोशाक में महिला ने गुस्से में डांटा और खुद पर इशारा किया। मैं झांग क्यूई की पत्नी हूँ और यह झांग क्यूई का बेटा है। झांग क्यूई बाहर महिलाओं के साथ बेवकूफ बना रहा है। मैं उसे धोखा देते हुए पकड़ने आया था, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं? 5 लोग आए थे। झांग क्यूई की पत्नी, जियोनान, उनका 6 वर्षीय बेटा, जिजी, और 3 मध्यम आयु वर्ग के पुरुष। वे जियोनान के रिश्तेदार और झांग क्यूई के प्रबंधक, वांग जीवेन थे। उनमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी हाथ में कैमरा पकड़कर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। होटल प्रबंधक वह व्यक्ति था जिसने पहले बड़ी चीजों का अनुभव किया था। उन्होंने शांति से कहा, कृपया धैर्य रखें। मैं पहले श्री झांग क्यूई को फोन करूंगा, उसे बुलाओ। वह अब मेरी बहन के साथ सेक्स कर रहा है। क्या उसके पास फोन का जवाब देने का समय है? जियोनान लगातार बातें कर रहा था। वह गुस्से से जल रहा था। होटल मैनेजर परेशान दिखे। इसी समय एक आलसी आवाज सुनाई दी, यो, आधी रात में एक बूढ़ी औरत गाली दे रही है। ये कियान ने चेहरे पर मास्क पहना और इत्मीनान से कमरे से बाहर चली गईं। ये कियान भी इसी होटल में रुके थे। प्रचार गीत के लिए लू शाने के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद विज्ञापन शूट के लिए एक और सामग्री थी। किसी कारण से ये कियान जानबूझकर झांग क्यूई के समान मंजिल पर रहे। मिस ये, मुझे आपके आराम में खलल डालने के लिए बहुत खेद है। होटल मैनेजर तुरंत झुक गया और माफी मांगी। ये कियान ने अपना हाथ लहराया और अपने चेहरे से नकाब नहीं हटाया। उसने जियोनान को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, आह, क्या यह मिसेज झांग नहीं है? मिसेज झांग, बहुत दिनों से नहीं मिली। क्या आप यहाँ मिस्टर झांग क्यूई से मिलने आए हैं? जियोनान ने ये कियान को पहचान लिया और चुपके से अपनी आंखें घुमा लीं। वह एक और गवाह हो सकती है। जियोनान ने अपना चेहरा ढांक लिया और रोते हुए कहा, आह, यह सिर्फ एक पारिवारिक मामला है। मुझे अभी पता चला है कि मेरी बहन का उस कमीने झांग क्यूई के साथ चक्कर चल रहा है। मैं बहुत गुस्से में थी। ये कियान मुस्कुराए। श्रीमती झांग, आपने यह अफवाह कहाँ से सुनी? श्री झांग क्यूई ईमानदार और दयालु हैं। वह आपको कभी धोखा नहीं देंगे। आप अपना कैमरा भी लेकर आई। आप झांग क्यूई के प्रबंधक को भी यहाँ ले आई। आप वास्तव में अच्छी तरह से तैयार हैं। ये कियान झांग क्यूई को किसी और से बेहतर जानता था। उसके दिल में झांग क्यूई प्रशंसा के योग्य वरिष्ठ थी। वह मनोरंजन उद्योग में एक दुर्लभ अच्छे इंसान थे।
मुझे पता है, लेकिन सबूत निर्णायक हैं। जियो नान ने अपना सिर हिलाया, दयनीय लग रही थी जैसे कि उसे चोट लगी हो। झांग क्यूई के प्रबंधक वांग जीवेन ने अपना काला चश्मा ऊपर किया और आहें भरते रहे। जैसे ही वह बोल रही थी, झांग क्यूई के होटल के कमरे का दरवाजा चरमरा कर खुला। जियोजू, जो अधोवस्त्र पहने हुए थी, सबकी आंखों के सामने आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह हैरान थी। जियोजू चिल्लाते हुए 2 कदम पीछे हट गई, जैसे कि वह डरी हुई और शर्मिंदा हो। दीदी, चचेरा भाई, चाचा, आप सब यहाँ क्यों हैं? जियोजू की उपस्थिति ने तुरंत एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। जियो नान की आंखों से आंसू गिर गए और उसने अपनी बहन की नाक की ओर इशारा किया और शाप दिया। ये कियान स्तब्ध रह गया। तुम मेरी जैविक बहन हो। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करोगे? आंसू गिरते ही जियो नान ने अपना दिल ढक लिया। जियो जू ने अपना चेहरा ढक लिया। दीदी, आप मेरा स्पष्टीकरण सुने। यह झांग क्यूई ही था जिसने मुझे मजबूर किया। अगर मैं सहमत नहीं होती, तो वह मुझे मनोरंजन उद्योग में काम करना जारी नहीं रखने देता। बूहू, दीदी, यह सब मेरी गलती है। ऐसा लग रहा था जैसे जियो नान को बहुत बड़ी शिकायत का सामना करना पड़ा हो और वह अनियंत्रित रूप से सिसकने लगा। जियो जू ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली और गलती के लिए झांग क्यूई को दोषी ठहराते हुए बार बार माफी मांगी। जियो नान का सबसे बड़ा चचेरा भाई गाली देते हुए कह रहा था कि वह इस मामले को उजागर करना चाहता है और अपने चचेरे भाई को न्याय दिलाना चाहता है। होटल मैनेजर एक तरफ खड़ा हो गया और अपना सिर खुजलाने लगा। झांग क्यूई का प्रबंधक पास आया और असहाय होकर बोला, प्रबंधक, यह झांग क्यूई का निजी मामला है। कृपया इसे सार्वजनिक न करें। झांग क्यूई और उसकी भाभी के बीच किसी प्रकार का रिश्ता है। होटल मैनेजर अवाक रह गया। उसे लगा कि यह मैनेजर परेशानी खड़ी करने की कोशिश कर रहा है जैसे कि मामला इतना बड़ा नहीं था। दूसरी ओर, जियो नान काफी रो चुका था। वह इस धोखेबाज आदमी को पकड़ने के लिए तैयार होकर अपने चचेरे भाइयों और रिश्तेदारों को कमरे में ले आई। लोगों का समूह कमरे में भाग गया और वास्तव में झांग क्यूई को बिस्तर पर आराम से सोते हुए देखा। जियो नान ने अपने चचेरे भाई की ओर देखा और उसके चचेरे भाई ने तुरंत रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। जियो नान रजाई उठाते हुए रोई और शाप दिया, कमीने, तुम्हारी एक पत्नी है और तुम अभी भी बाहर बेवकूफ बना रहे हो। रजाई उठ गई। बिस्तर पर एक आदमी केवल जांघिया पहने हुए था, लेकिन वह झांग क्यूई नहीं था, बल्कि एक अजनबी था। जियो नान स्तब्ध रह गई और उसका रोना अचानक उसके मुंह में बंद हो गया। जियो जू को अभी भी नहीं पता था कि अंदर क्या चल रहा था, और वह रोते हुए भागी। बहन, झांग क्यूई को दोष मत दो। वह सिर्फ मेरी सुंदरता के पीछे था। जियो जू दंग रह गई। बिस्तर पर यह आदमी कौन था? कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। जियो नान थोड़ा सा घबरा गया। उसका संवारा हुआ चेहरा एक अजीब भाव लिए हुए था। झांग क्यूई कहाँ है? जियो जू भ्रमित होकर बड़बड़ाया। उसे स्पष्ट रूप से यहाँ होना चाहिए। मैं आज रात उसके साथ सोया था। सन्नाटे में सभी ने दरवाजे के बाहर किसी को डैडी पुकारते हुए सुना। जियो नान ने अपना सिर घुमाया और झांग क्यूई को देखा, जो देर से आया था और पूरी तरह से तैयार था। उसका बेटा जीजी खुशी से झांग क्यूई की जांघ को गले लगा रहा था और उसे डैडी कह रहा था। हालांकि उसका आमतौर पर सौम्य और विचारशील पति जीजी को उठाने के लिए नीचे नहीं झुका। इसके बजाय उसने शांति से जियो नान की ओर देखा। ऐसा लग रहा था मानो वह कोई चुटकुला देख रहा हो। विदूषक वह स्वयं थी। जियो नान की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और जियो जू ने मन में सोचा, यह बुरा है। जियो नान ने मुस्कुराहट खींची और अपने चेहरे पर आंसू पोंछ लिए। वह प्यार से झांग क्यूई के पास गई और बोली, ओह प्रिय, मैंने तुम्हें लगभग गलत समझा था। आज यह सब एक गलतफहमी थी। मैंने सोचा कि तुम और मेरी बहन, यह सब मेरी गलती है। घर पर अपने बेटे की देखभाल करना बहुत थका देने वाला है, और मेरे लिए चीजों के बारे में सोचना हमेशा आसान होता है। जियो नान भयभीत था। उसे डर था कि झांग क्यूई को कुछ पता चल जाएगा।
हालांकि वह थोड़ा भाग्यशाली महसूस कर रही थी। झांग क्यूई को आमतौर पर मूर्ख बनाना बहुत आसान था, और वह केवल कुछ शब्दों से उसे मूर्ख बना सकती थी। आज उसे उसे मनाना चाहिए और इंटरनेट पर गलत जानकारी से गुमराह होने का नाटक करना चाहिए। आह, सब लोग, अगर आपको कुछ कहना है तो पहले कमरे में चलें। बाहर चिल्लाना अच्छा नहीं है। होटल मैनेजर, जो बगल से तमाशा देख रहा था, ने तुरंत मामले को सुलझाने की कोशिश की। अपनी आंख के कोने से उसने सोंग चेन और गु मानक्सी को बहुत दूर नहीं देखा। मैनेजर छुपकर अपना पसीना पोंछ रहा था। झांग क्यूई ने चारों ओर देखा और फिर भी जियो नान को कुछ सम्मान दिया। वो कमरे में चला गया। कमरे के अंदर झांग क्यूई, जियो नान, जियो जू, सोंग चिन, गु मानक्सी और दर्शक, ये कियानकियान, साथ ही गुचू भी थे, जो गुप्त रूप से निगरानी कैमरे के माध्यम से सुन रहे थे। मैंने आपकी बात सुनी। आपने कहा था कि मुझे आपकी सुंदरता से प्यार हो गया है। झांग क्यूई कुर्सी पर ऐसे बैठा जैसे वह एक पल में 10 साल का हो गया हो। उन्होंने जियो जू से सवाल किया, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन की तरह माना है। मैंने कभी भी सीमा पार नहीं की है। यह देखकर कि आप जियो नान की बहन हैं, मुझे आपके लिए बहुत सारी उच्च गुणवत्ता वाली फिल्म और टेलीविजन संसाधन मिले। क्या आप मेरे साथ इस तरह व्यवहार करते हैं? झांग क्यूई ने ठंडे स्वर में कहा। वो इस साल 32 साल का था और उसका शरीर मजबूत और मजबूत था। वो अपनी पत्नी के प्रति वफादार था और उससे प्यार करता था। वो अपने काम के प्रति गंभीर और जिम्मेदार थे। वो दूसरों के साथ व्यवहार करते समय भी सहज और सहनशील थे। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका सबसे घनिष्ठ प्रेमी उसे पूरी तरह से नष्ट करने के लिए ऐसा जाल बिछाएगा। अगर उसने शुरू में ही साजिश के बारे में नहीं सुना होता, यदि गु मानक्सी ने उसे बार बार चेतावनी न दी होती, चाहे उसने कुछ भी किया हो, वह अपना नाम साफ नहीं कर पाएगा। ओह, झांग क्यूई, यह सब गलत फहमी है। जियो जू ने अपनी आंखें घुमाई और दयनीय रूप से जमीन पर बैठ गई। यह सब मेरी गलती है। मैंने देखा कि तुम और मेरी बहन प्यार में थे और मुझे जलन हो रही थी। इसलिए मैं तुम्हारे रिश्ते को नष्ट करना चाहता था। ऐसे समय में जियोजू को स्वाभाविक रूप से पता था कि क्या करना है। झांग क्यूई जियो परिवार का धन वृक्ष था और वे उसे खोना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उसके चाचा का घर, दूसरे चाचा की कार और उसके महंगे सौंदर्य प्रसाधन सभी झांग क्यूई के पैसे से खरीदे गए थे। झांग क्यूई के साथ वह, उसकी बहन और उसके माता पिता और रिश्तेदार एक अच्छा जीवन जी सकते थे। जियो नान को भी पता था कि साजिश का पर्दाफाश हो गया है। वह सिसकने लगी और रोते हुए झांग क्यूई के पास चली गई। मुझे क्षमा करें, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मुझे मेरी बहन ने धोखा दिया। कृपया नाराज मत होइए। झांग क्यूई ने एक शब्द भी नहीं कहा। गु मानक्सी ने सोंग चेन की ओर देखा। गु मानक्सी ने कई चीजों का अनुभव किया था और वह धीरे धीरे महिलाओं के पाखंड को समझ सकती थी। वह चिंतित थी कि झांग क्यूई को चीनी लेपित गोलियों से मूर्ख बनाया जाएगा। सोंग चेन ने उसे आश्वस्त करने वाली नजर से देखा। अफसोस, झांग, मैं अगली बार आवेग में नहीं आऊंगा। जो बात कर रहा था वह जियो नान का चचेरा भाई था। वह अपने 30वें दशक में था, एक बेकार गैंगस्टर जिसने अभी तक पत्नी से शादी नहीं की थी। उसे डर था कि झांग क्यूई को संदेह हो जाएगा, इसलिए उसने परिवार कार्ड खेलने का फैसला किया। लिल नेन हर दिन बच्चे की देखभाल करती है। वह थकी हुई भी है, इसलिए वह अपनी कल्पना को जंगली बना रही है। बच्चे की खातिर, आइए इस मामले को पीछे छोड़ दें। हाँ, बच्चा अभी छोटा है। तुम दोनों को लड़ना नहीं चाहिए। उधर चाचा झांग क्यूई को इस बड़े मुद्दे को छोटा बनाने की सलाह देने लगे। प्रबंधक वांग जीवेन थोड़ा खान से और एक पेशेवर रवैया दिखाया। झांग क्यूई, यह आपका पारिवारिक मामला है। मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता। रास्ते में मेरी जियो नान से मुलाकात हो गई। इस मामले को तूल मत दो, यह आपके करियर को प्रभावित करेगा। आसपास के लोगों ने उसे समझाने का प्रयास किया।
उनके बेटे को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है और वो खुशी खुशी अपने पिता को बुलाने गया। हालांकि आमतौर पर अच्छा आदमी झांग क्यूई इस समय बिल्कुल भी नहीं हिला। अपनी पत्नी और बच्चों के रोने और उसके रिश्तेदारों द्वारा उसे समझाने की कोशिश करने के बावजूद झांग क्यूई का फीका चेहरा बिल्कुल भी नहीं हिला। केवल ठंडक थी। झांग क्यूई ने कहा, आप सभी ईमानदार लोगों का फायदा क्यों उठाते हैं? उसकी आवाज थोड़ी कांप उठी। साफ था कि वह अपना गुस्सा दबा रहे थे। जियो नान की आंखें आंसुओं से भरी थीं। झांग क्यूई, मैंने पहले ही कहा था कि यह एक गलतफहमी थी। मैंने आपके खिलाफ कोई योजना नहीं बनाई थी। हम पति पत्नी हैं। मैं जिजी के साथ घर पर अकेला हूँ। क्या आप जानते हैं कि यह मेरे लिए कितना कठिन है? झांग क्यूई ने कहा, चचेरे भाई, आप मुझसे अपनी पत्नी के लिए सगाई उपहार के पैसे लेने की योजना बना रहे हैं, है ना? उसके चचेरे भाई ने बड़बड़ाते हुए तुरंत इनकार कर दिया। झांग क्यूई ने फिर कहा, अंकल, आपका बेटा अपनी कार बदलना चाहता है। आपके परिवार के पास पैसे नहीं हैं, इसलिए आप मुझसे उधार लेना चाहते हैं, है ना? उसके चाचा शर्मिंदा थे। झांग क्यूई ने कहा, जियोजू, जो सौंदर्य प्रसाधन आपने मुझसे अपने लिए खरीदने के लिए कहा था, उसकी कीमत 100,000 नहीं तो कम से कम 80,000 है। जियोजू ने संयमित ढंग से अभिनय किया। जी जाजी, मैं एक अभिनेता हूँ, इसलिए मुझे निश्चित रूप से अच्छे सौंदर्य प्रसाधन चाहिए। जब कुछ पैसे कमाऊंगा तो मैं आपको पैसे लौटा दूंगी। झांग क्यूई ने अपनी पत्नी जियोनान और फिर अपने प्रबंधक वांग जीवेन की ओर देखा। उन्होंने शांति से कहा, मैंने आपके बेटे को 5 साल तक पाला है। क्या आप मुझे धन्यवाद नहीं देंगे? जब ये शब्द निकले तो हर कोई हैरान रह गया। गु मानक्सी ने अपनी आंखें झपकाईं। मैंने अभी क्या सुना? ये क्यानकियान, जो लापरवाही से नाटक को देख रही थी, ने अपना मुंह चौड़ा किया और उसके चेहरे पर लगा मुखौटा लगभग जमीन पर गिर गया। सबसे ज्यादा हैरान लोग वांग जीवेन और जियोनान थे। झांग क्यूई, बकवास मत करो। जियोनान और मैं निर्दोष हैं। वांग जीवेन ने क्रोधित होने का नाटक किया, लेकिन उसकी आंखों ने सुनहरे किनारे वाले चश्मे के नीचे उसे धोखा दे दिया। दूसरी तरफ जियोनान ने पहले ही रोना शुरू कर दिया था और कहा, अरे मैंने तुम्हारे बच्चे को जन्म देने के लिए इतनी मेहनत की, और तुम्हें वास्तव में संदेह है कि बच्चा तुम्हारा नहीं है। जियोजू का चेहरा पीला पड़ गया था और उसने कुछ सोचते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। झांग क्यूई ने अपना सिर हिलाया और उसने अपना फोन चालू कर दिया। 10 मिनट पहले मेरे फोन पर कुछ रिकॉर्डिंग्स प्राप्त हुई। जैसे ही वह बोल रहा था, झांग क्यूई ने एक एक करके रिकॉर्डिंग बजाई। जियोजू बहन, जी पहले से ही 6 साल की है। जैसे जैसे वह बड़ा होगा, अन्य लोग जल्द ही यह बताने में सक्षम होंगे कि वह झांग क्यूई से अलग दिखता है। मैं यह हमारी खातिर कर रहा हूँ। बेनामा हो जाने के बाद संपत्ति का आधा हिस्सा मुझे देना याद रखें। झांग क्यूई ने पिछले कुछ सालों में काफी कमाई की है। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता कि एक फिल्म की लागत कितने करोड़ है। जियो नान और वांग जीवेन की बातचीत। वांग, आज मेरी छाती में दर्द हो रहा है। आओ और मेरी मालिश करो और मैं नानी को बच्चे की देखभाल करने दूंगी। यह तुम्हारा बेटा है। तुम किस बात से डरते हो? जियो नान, तुम्हारे और झांग क्यूई के तलाक के बाद मैं तुमसे शादी करूंगा। वह बेवकूफ झांग क्यूई एक कुत्ते की तरह है। उसने हमारे बेटे को लगभग 6 साल तक बिना कुछ लिए पाला। झांग क्यूई को फंसाने की योजना बना रहे लोगों की रिकॉर्डिंग भी थी। सभी की आवाजें बेहद स्पष्ट थीं। सबके चेहरे पीले पड़ गए थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि झांग क्यूई के हाथ वास्तव में ये रिकॉर्डिंग लग जाएंगी। इस बार, चाहे उन्होंने खुद को समझाने की कितनी भी कोशिश की हो, झांग क्यूई शायद उन पर विश्वास नहीं करेंगे। बेचारे झांग क्यूई को अंततः एहसास हुआ कि उसके खिलाफ साजिश रची गई थी। उनके सबसे भरोसेमंद प्रबंधक, उनके सबसे करीबी प्रेमी, सभी पापी थे जिन्होंने उनके निधन की योजना बनाई थी। एक पल में थकावट उस पर हावी हो गई।
वो हेंगरियन में 10 साल से अधिक समय से थे और 10 साल से अधिक समय तक बहुत नीचे से काम करने के बाद ही वह हासिल कर पाए जो आज उनके पास है। वो कठिनाई या थकान से नहीं डरते थे। उसने अपने आसपास के सभी लोगों का ख्याल रखा था, फिर भी एक दुखद अंत उसका इंतजार कर रहा था। कितना थका देने वाला। सेट पर 3 दिन और 3 रात कड़ी मेहनत करने के बाद भी वो उतने थके नहीं थे जितने अब थे। उसका हृदय इतना थक गया था कि वह हिल भी नहीं सकता था और वह घावों से भर गया था। काफी देर के बाद झांग क्यूई ने आखिरकार कहा, चलो तलाक ले लें, जियोनान। जियोनान चिल्लाया, तुमने क्या कहा? तलाक? तुम चाहो? तुम उस समय दरिद्र थे और मैंने तुमसे शादी करने के लिए अपनी हैसियत छोड़ दी थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके पेट में पल रहे बच्चे को एक सस्ते पिता की जरूरत है। झांग क्यूई ने अपने मंदिरों को रगड़ा। इस समय उनका मन अभूतपूर्व रूप से स्पष्ट था। पिछले कुछ वर्षों में, क्या आप नहीं जानते कि आपके परिवार ने मुझसे कितने पैसे लिए हैं? जियो नान ने अपनी आवाज खो दी। उधर उसके चचेरे भाई और चाचा ने फिर से रिश्ते का कार्ड खेलना शुरू कर दिया। वे अच्छी तरह जानते थे कि वे इस पैसों के पेड़ को नहीं खो सकते। मकान, गाड़ियां और पत्नियां, उन सभी को खरीदने के लिए उन्हें झांग क्यूई पर निर्भर रहना पड़ा। झांग क्यूई ने कहा, चिंता मत करो, मैं मुकदमा लड़ने के लिए सबसे अच्छे वकील को नियुक्त करूंगा। जियोनान, 1% पाने के बारे में भी मत सोचो। जियोनान रोने लगा और तमाशा करने लगा। कमरे में शोर था। झांग क्यूई अविचल था। उन्होंने होटल मैनेजर को बुलाया। जल्द ही 1 दर्जन से अधिक सुरक्षा गार्ड बाहर आए और रोते हुए जोकरों को ले गए। ऐसे समय में गु मानक्सी उसे सांत्वना नहीं दे सका। वह केवल झांग क्यूई को कुछ गोपनीयता देने के लिए सोन चेन के साथ जा सकती थी। ये कियान का चेहरा ठंडा था। उसकी आंखें घूम गईं, न जाने क्या सोचने लगी। वह भी कमरे से बाहर चली गई। कमरा शांत था। झांग क्यूई एक कुर्सी पर बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक पलमी 10 साल का हो गया हो। गूचू ने निगरानी उपकरण बंद कर दिए। वह वापस अपने बिस्तर में घुस गई। झांग क्यूई को जो रिकॉर्डिंग फाइल मिली, वह स्वाभाविक रूप से बोबो के माध्यम से गूचू द्वारा उसके फोन पर भेजी गई थी। झांग क्यूई एक नर्म और ईमानदार व्यक्ति थे। यदि उसे घातक झटका नहीं दिया गया होता, तो वह मूर्खतापूर्ण तरीके से इस पूरे मामले को जाने देता और अपनी पत्नी और खून चूसने वाले रिश्तेदारों के एक बड़े समूह का समर्थन करता। कुछ हद तक गूचू ने मूल उपन्यास में झांग क्यूई के दुखद भाग्य को पूरी तरह से बदल दिया था। मूल उपन्यास में मार्शल आर्ट स्टार झांग क्यूई को उनकी पत्नी के रिश्तेदारों द्वारा फंसाया गया था। उन्हें तलाक से एक पैसा भी नहीं मिला और उन्हें अपने समर्थन के लिए करोड़ों डॉलर का हर्जाना देना पड़ा। वो एक बदमाश बन गया जिसकी नेटिजन्स द्वारा आलोचना की गई। उनका करियर खराब हो गया और वे अंततः स्टैंड इन बने रहने के लिए हेंगरियन लौट आए। आखिरकार अत्यधिक काम करने से थकावट के कारण उनकी मृत्यु हो गई। एक अच्छा व्यक्ति पुरस्कार का हकदार है, गूचू ने बुदबुदाया। वह अतीत में एक अच्छी इंसान नहीं थी, लेकिन वह किसी अच्छे इंसान को मरते हुए नहीं देख सकती थी। अगले कुछ दिनों में झांग क्यूई फिल्मांकन के दौरान स्पष्ट रूप से अनुपस्थित दिमाग वाले थे। लू शाने ने उस रात जो कुछ हुआ उसके बारे में सुना था, लेकिन वह फिर भी नाराज हो गया और बिना रुके उसे डांटा। झांग क्यूई ने अपना सिर नीचे कर लिया और बार बार माफी मांगी। फिर उन्होंने अपनी मानसिक स्थिति को समायोजित किया और जल्दी से फिल्मांकन की अपनी सामान्य स्थिति में लौट आए। झांग क्यूई की पत्नी स्पष्ट रूप से हार मानने को तैयार नहीं थी। वह पूरी रात अपने रिश्तेदारों और बेटे के साथ सेट के बाहर इंतजार करती रहीं। धीरे धीरे वह अधीर हो गई और गालियां भी देने लगी। लू शानहे का चेहरा ठंडा था। उन्होंने हेंगडियन के कर्मचारियों को निर्देश दिए और किसी ने इन बदमाशों को भगा दिया। झांग क्यूई ने तलाक लेने की ठान ली थी। 5 दिन बाद झांग क्यूई ने अपने निजी वीबो के माध्यम से जियो नान के साथ अपने तलाक की खबर की घोषणा की। जब यह खबर सामने आई तो इसने इंटरनेट पर सभी को चौंका दिया। किसी को यह जानना होगा कि मनोरंजन उद्योग में
झांग क्यूई अपनी पत्नी को बिगाड़ने और अपने परिवार की देखभाल करने के लिए प्रसिद्ध था। उन्हें मनोरंजन उद्योग में एक आदर्श पति कहा जा सकता है। नेटिजन्स सवालों से भरे हुए थे। क्या हुआ? जल्द ही बी उपनाम वाले उत्साही नेटिजन, जो अपना नाम प्रकट नहीं करना चाहते थे, ने एक बहुत ही सनसनीखेज शीर्षक के साथ 30,000 शब्द लंबा एक विशेष लेख पोस्ट किया। चौंकाने वाला। घर तोड़ने वाली महिला और उसके परिवार के साथ उसकी छोटी छोटी साजिशों का खुलासा। 30,000 शब्दों के इस लेख में नेटिजन उपनाम बी, जो अपना नाम नहीं बताना चाहता था, ने एक एथिकल हैकर होने का दावा किया और ईमानदार लोगों को धमकाया जाना बर्दाश्त नहीं कर सका। इसलिए उन्होंने झांग क्यूई की पत्नी जियो नान के रिकॉर्ड को विस्तार से सूचीबद्ध किया, जिसमें उन्होंने उसकी शादी, पैसे को धोखा देने, अपने प्रेमी और रिश्तेदारों के साथ मिलकर पैसे ऐंठने के बारे में बताया। उन्होंने इसमें शामिल पार्टियों की कुछ रिकॉर्डिंग और चैट रिकॉर्ड भी जारी किए। एक ऐसा पत्थर जिसके कारण हजारों तरंगे प्रकाश की गति से इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर फैल गईं। हॉट डेमन, मैंने वास्तव में 30,000 शब्दों की गपशप को पढ़ना समाप्त कर दिया। मेरा दिल उस ईमानदार आदमी के लिए दुखता है। मेरी पूर्व प्रेमिका भी मेरे भाई के साथ भाग गई। स्टाहप, मैं यहाँ सिर्फ चाय के लिए हूँ। क्या धोखा है। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो यह वास्तव में डरावना होता है। अगर झांग क्यूई ने इसकी खोज नहीं की होती, तो अब जनता की राय कैसी होती? बस माँ की गर्दन में मोच आ गई। अरे, मैं खुद भी इतना अच्छा पति नहीं ढूंढ सकती। जियो वास्तव में उसे नापसंद करता है। हर भगवान का दिन मुझे यह पता था। पिछले साल जब मैंने झांग क्यूई के बेटे की तस्वीर देखी, तो मुझे लगा कि बच्चा अपने पिता से अलग दिखता था। वह उसका बच्चा भी नहीं था। एस ऑफ हार्ट्स, आप कभी नहीं जानते कि आपका मैनेजर क्या कर सकता है। जियो नान को पता था कि चीजों को बचाया नहीं जा सकता है, इसलिए उसने बाहर जाने और सारा दोष झांग क्यूई पर मढ़ने का फैसला किया। हालांकि झांग क्यूई इन सभी वर्षों में खुले और स्पष्ट तरीके से काम कर रहा था। मनोरंजन उद्योग में उनकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा थी। वह धूम्रपान नहीं करता था, शराब नहीं पीता था या उसका कोई अफेयर नहीं था। कोई भी नकारात्मक खबर नहीं थी। जियो जू ने हार नहीं मानी। उसने वीबो खोला और दावा किया कि उसे कई बार झांग क्यूई के साथ सोने के लिए मजबूर किया गया था। हालांकि नेटिजन्स द्वारा उनका उपहास किया गया था। क्या झांग क्यूई तुम्हारे साथ सोया था? लड़की, कृपया अपने आप को दर्पण में देखो। झांग क्यूई वास्तव में बदकिस्मत है कि उसे अजीब लोगों के परिवार से मिला। लड़की, क्या तुमने उन कुछ भूमिकाओं को पाने के लिए झांग क्यूई के संबंधों पर भरोसा नहीं किया? अन्यथा, क्या तुम्हें लगता है कि कोई भी निर्देशक तुम्हें तुम्हारे घटिया अभिनय कौशल के लिए चाहेगा? क्या आपने टिप्पणियां बंद कर दी? अगर आप में हिम्मत है तो इसे चालू करें। मैं आपको तब तक भून सकता हूं जब तक आप अपना खाता निष्क्रिय नहीं कर देते। जियो नान और जियो जू के पक्ष में लगभग कोई भी नहीं था। तलाक तो हो ही रहा था। राजधानी के एक विला में जियो नान ने वांग जीवेन की बांह पकड़ ली और शाप दिया, यह तुम्हारा बेटा है। तुमने वास्तव में उसे नजरअंदाज कर दिया। मैंने तुम्हारे लिए झांग क्यूई को तलाक दे दिया और तुम मेरे साथ इस तरह व्यवहार करते हो। वांग जीवेन मूल रूप से एक छोटा फ्राई था जिसकी बहुत अधिक प्रतिष्ठा नहीं थी। उन्होंने धीरे धीरे कुछ आय अर्जित करने के लिए झांग क्यूई के प्रबंधक बनने पर भरोसा किया था। अब जब उसे कंपनी से निकाल दिया गया था, तो उसके पास न तो कोई नौकरी थी और न ही कोई आय। उसके पास जियो नान और उसके बेटे का समर्थन करने के लिए कोई अतिरिक्त पैसा नहीं था। वांग जीवेन अधीर दिखे। मैं अपनी सुरक्षा भी नहीं कर सकता, मेरे पास आपकी देखभाल करने का समय कैसे हो सकता है? मैं काम की तलाश में दक्षिणी शहरों में जा रहा हूँ। चलो अलग हो जाएं। इतना कहने के बाद वांग जीवेन बिना पीछे मुड़े भाग गया। जियो नान लकवाग्रस्त होकर फर्श पर बैठा रह गया। उसके 6 साल के बेटे को नहीं पता था कि क्या हो रहा है। वह अभी भी भोलेपन से जियो नान की शर्ट के कोने को खींच रहा था और कह रहा था कि वह भूखा है और खाना चाहता है। जियो नान ने उसे थप्पड़ मारा। अभी खाने का समय नहीं है। उसका बेटा फूट फूट कर रोने लगा।
जियो नान की भावनाएं जटिल थीं और उसकी आंखें असमंजस में खिड़की से बाहर देखने लगीं। वह झांग क्यूई के साथ बिताए समय को अधिक से अधिक याद करने लगी। यह व्यक्ति विचारशील और दयालु था। वह बुजुर्गों का सम्मान करते थे, युवाओं से प्यार करते थे और उदार थे। केवल इसलिए कि वह अंधी थी, उसके मन में एक कुटिल विचार आया। लेकिन अफसोस की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसके विशेषाधिकार प्राप्त दिन उसके द्वारा बर्बाद कर दिए गए। झांग क्यूई का मन इन दिनों पूरी तरह से काम पर केंद्रित था। इंटरनेट पर नकारात्मक जनमत को दूर करने में मदद के लिए कंपनी ने उन्हें एक नया एजेंट नियुक्त किया था। जिस तलाक वकील को उसने बहुत पैसे देकर नियुक्त किया था, वह व्यवस्थित तरीके से तलाक के मामले में उसकी मदद कर रहा था। जियो नान के पास लगभग कुछ भी नहीं बचा था और उसे मानसिक क्षति के लिए झांग क्यूई को मुआवजा देना पड़ा। झांग क्यूई ने हाल ही में बहुत अधिक वजन कम किया था। वह थका हुआ लग रहा था। ऐसा सिर्फ काम की वजह से नहीं, बल्कि उनकी निजी जिंदगी की वजह से भी था। हालांकि उनकी वर्तमान छवि काफी हद तक फिल्म में बॉडीगार्ड की तरह थी और लू शाने ने ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया। हाल ही में लू शानहे का ध्यान ज्यादातर दूसरी महिला प्रधान काओ युझी पर था। काओ युझी की फिल्मांकन स्थिति बहुत खराब थी। संतोषजनक होने से पहले उन्हें अक्सर एक साधारण दृश्य को 40 से 50 बार दोबारा फिल्माना पड़ता था, खासतौर पर तब जब वह मुख्य महिला कलाकार गु मानक्सी के खिलाफ अभिनय कर रही थीं। काओ युएझी का अभिनय कौशल अक्सर अस्तित्वहीन था। लू शाने बार बार भौहें चढ़ाता रहा और अधिक से अधिक असंतुष्ट होता गया। वह एक और दोपहर थी। काओ युझी और गु मानक्सी का एक दृश्य था जहां वे बारिश में झगड़ रहे थे। मानव निर्मित बारिश हुई। गु मानक्सी पहले से ही अपने चरित्र में थी और उसकी आंखें लाल थीं। दूसरी ओर काओ युएझी की हरकतें संकोचपूर्ण थीं और वह बिल्कुल भी चरित्र में नहीं उतर सकी। इस दृश्य को पूरे 5 घंटे तक फिल्माया गया, लेकिन फिर भी यह वह प्रभाव हासिल नहीं कर सका जो लू शाने चाहता था। लू शानहे का धैर्य लगभग समाप्त हो गया था और वह गुस्से में था। उन्होंने हाथ में लिया लाउडस्पीकर नीचे कर दिया। काओ युएझी, क्या तुम्हें अभिनय करना भी आता है? तुम चुनफेक से झगड़ा करना चाहते हो, अपनी लाइनें याद नहीं करना चाहते। अगर तुम झगड़ा करना नहीं जानते, तो बाजार जाओ और उन आंटियों से सीखो। काओ युएझी की आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसके कान गर्म हो रहे थे और वह बेहद शर्मिंदा थी। उन्होंने चीन गणराज्य की एक उच्च और शक्तिशाली मिस युया की भूमिका निभाई। शुरुआत में वह नियंत्रित थी और हमेशा नायिका चुनफेंग गु मानक्सी का विरोध करती थी, लेकिन अंत में उसने खुद को जापान के खिलाफ युद्ध में झोंक दिया और महिमा के लिए खुद को बलिदान कर दिया। किरदार अच्छे से गढ़ा गया था। जब तक वह इसे अच्छी तरह से निभा सकती है, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतना कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन मुख्य बात यह थी कि काओ युझी इसे अच्छी तरह से निष्पादित नहीं कर सके। वह गु मानक्सी से नफरत करती थी, उसे गु मानक्सी के साथ अभिनय करने से नफरत थी। खासकर जब वे दोनों एक ही दृश्य में थे, गु मानक्सी का सुंदर और उत्कृष्ट चेहरा उसकी आंखों में गिर गया। वह निराश हुए बिना नहीं रह सकी। गु मानक्सी अभिनय में बहुत अच्छी थी, जिससे काओ युएझी को देखकर ऐसा लगता था जैसे उसके पास कोई अभिनय कौशल ही नहीं है। काओ युझी के खराब अभिनय कौशल को गु मानक्सी ने पूरी तरह से दबा दिया था। क्षमा करें, क्षमा करें। काओ युएक्जी ने भौहें चढ़ा ली और धीमी आवाज में माफी मांगी। सभी इकाइयां तैयार हो जाएं। आइए इसे फिर से करें। लू शानहे एक बुरे स्वभाव वाले निर्देशक थे, इसलिए वह अपने गुस्से को दबा नहीं पाते थे। उनका सुंदर चेहरा क्रूर था और उनकी इच्छा थी कि वह दूसरी महिला नायक बन सकें और काओ युझी के स्थान पर अभिनय कर सकें। मानव निर्मित बारिश फिर से हुई और कैमरा चालू हो गया। काओ युएझी ने खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की। भारी बारिश हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि वे दोनों धुंध भरी बारिश में चीन गणराज्य की सड़कों और गलियों में लौट आए हैं। चोंगसम पहने एक खूबसूरत महिला ने उसे रोका। उन दोनों में बहस और झगड़ा हुआ और बारिश में उनकी आंखें लाल हो गईं। काटना।
लू शाने ने अधीरता से रुकने का आह्वान किया। अभी इस स्निपेट को अपने पास रखें। मौका मिलने पर हम दोबारा शूट करेंगे। काओ युएझी ने भौहें चढ़ा दी। उसके सहायक ने उसे गर्म रखने के लिए उसे एक मोटे तौलिए से लपेट दिया, लेकिन काओ युएझी का दिल ठंडा हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने लू शाने को निराश कर दिया है। आप बहुत थके हुए होंगे। आज रात अच्छा आराम करें। हम कल शूटिंग जारी रखेंगे। गु मानक्सी 5 घंटे तक बारिश में रही थी और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। हालांकि उसने शिकायत नहीं की। इसके बजाय वह काओ युएझी को सांत्वना देने आई। काओ युएझी ने मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। उसे यकीन था कि गु मानक्सी जानबूझकर दिखावा करने आई थी, यह देखने के लिए कि वह कितनी बदसूरत दिखती है। धन्यवाद मैंक्सी, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। काओ युएझी ने नकली मुस्कान बिखेरी। गु मानक्सी ने खुद को एक तौलिए में लपेटा और चली गई। लू शाने ने व्यक्तिगत रूप से उसके लिए ठंडी दवा का एक गर्म कप लाया। उसे डर था कि गु मानक्सी बीमार पड़ जाएगी। गु मानक्सी के साथ सोन चेन द्वारा भेजे गए 2 प्रोडक्शन सहायक भी थे। उन्होंने पूरे समय उसकी रक्षा की। काओ युएझी की आंखों के सामने धीरे धीरे अंधेरा छा गया। काओ युएझी के पास शाम को कोई दृश्य नहीं था, इसलिए वह अपना मेकअप हटाने के लिए जल्दी ड्रेसिंग रूम में लौट आई। वह भी 5 घंटे तक बारिश में भीगती रही थी। उसके सहायक ने उसे पीने के लिए कुछ ठंडी दवा दी। तुम लोग पहले बाहर जाओ, मैं कुछ देर अकेले आराम करूंगा। काओ युएझी ने अपना हाथ उठाया और अपने सहायकों को बाहर जाने के लिए कहा। वह काफी थकी हुई थी और उसे आराम की जरूरत थी। न केवल उसका शरीर थक गया था, बल्कि उसका दिल और भी अधिक थक गया था। जब वह निराश थी, काओ युएझी ने स्क्रिप्ट निकाली और उसे फिर से ध्यान से पढ़ा। वह ऐसी व्यक्ति नहीं थी जो कड़ी मेहनत नहीं करती थी। उनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनने की अपनी क्षमताएं थीं। काओ युएझी ने एक कलम निकाली और अपनी पंक्तियां याद करने लगी। जब वह स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, उसने अगले दरवाजे से आ रही कुछ महिलाओं की बकबक सुनी। इस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ने कुछ मिनटों का फिल्मांकन किया, लेकिन वह इसे 5 घंटे के बाद भी पूरा नहीं कर सकी। यह हमारे लिए कठिन है जो दृश्य पर काम करते हैं। मनोरंजन उद्योग में इन दिनों, यहाँ तक जिनके पास अधिक योग्यता नहीं है, वे भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बन सकती हैं। मिस मैनेक्सी का स्वभाव अच्छा है। बोझ से नीचे घसीटे जाने के बाद भी वह गुस्सा नहीं होती हैं। हाहा, ऐसा मत कहो। जब मिस मानेक्सी और काओ युएझी एक साथ खड़े थे, तो मिस मानेक्सी उनसे बहुत बेहतर लग रही थीं। काओ युएझी बहुत घमंडी है। उसके प्रशंसक अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और उसके अभिनय कौशल का बखान करते हैं। क्या आपने कल उसका वीबो देखा? उसे एक पेपर कट मिला, और उसने वीबो पर यह कहते हुए पोस्ट भी किया कि इसे शूट करना कठिन था। हा, बेशक उसने इसे वेबो पर पोस्ट किया है। अगर वह और इंतजार करती, तो उसके हाथ की चोट ठीक हो जाती। एक छोटा सा पेपर कट और वह अभी भी एक समर्पित पेशेवर का किरदार निभाना चाहती है। जियांग चेंग का दाहिना पैर कट गया था और उसे टांके लगवाने पड़े, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। फिर उसने स्पष्ट रूप से उपहासपूर्ण हंसी की आवाज सुनी। आवाज सुइयों की तरह थी, जो काओ युएझी के कानों को छेद रही थी। उसकी उंगलियां जो स्क्रिप्ट को पकड़ रही थीं, कड़ी हो गईं और स्क्रिप्ट को उसने जोर से दबा दिया। यह कूड़े का ढेर, तुम कौन होते हो मुझे आंकने वाले? भले ही मेरा अभिनय कौशल गु मानक्सी जितना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों से बेहतर हूँ जो मेरी पीठ पीछे गपशप करते हैं। काओ युएझी को नहीं पता था कि यह मनोवैज्ञानिक था या नहीं, लेकिन उन्हें लगा कि क्रू में हर कोई उन्हें निशाना बना रहा था और उनकी बदनामी कर रहा था। वह जहां भी जाती, कानाफूसी करके उसका मजाक उड़ाया जाता। वह बेहद निराश थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में वह जहां भी जाती, हजारों लोग उनकी तलाश करते। जब वह लू शानहे के दल में शामिल हुई तो वह सभी के उपहास का पात्र क्यों बन गई? इसके बारे में सोचते हुए, यह सब उस कुतिया गु मानक्सी के कारण था। यह उसका रूप था, जो दयनीय होने का नाटक कर रहा था और सभी को धोखा दे रहा था।
यह गु मानक्सी ही थी जिसने जानबूझकर उसे कुचलने और शर्मिंदा करने के लिए अपने अभिनय कौशल का इस्तेमाल किया था। इसके बारे में सोचते हुए काओ युएझी की आंखों में ईर्ष्या और घृणा और भी प्रबल हो गई। इंसान हमेशा से ऐसे ही थे। वे हमेशा जानबूझकर अपनी असफलताओं से बचते रहे और खुद को माफ करने तथा अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोषी ठहराने के लिए कारण ढूंढने की कोशिश करते रहे। ऐसा लगता था कि केवल इसी तरह से वे सहज महसूस कर सकते थे। बीप बीप, काओ युएझी को एक विचित्र संदेश प्राप्त हुआ। काओ युएझी आलस्य से अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गई, अपनी स्क्रिप्ट एक तरफ फेंक दी और अपना वीचैट खोला। यह उसकी प्रबंधक लिसा नहीं, बल्कि प्रेसिडेंट वांग थे, जिनसे वह केवल कुछ ही बार मिली थी। यह वांग तियानचेंग का था। प्रेसिडेंट वांग, वांग तियानचेंग वांग एंटरटेनमेंट के अध्यक्ष। वांग तियानचेंग को हमेशा से काओ युएझी से बहुत प्यार था। उसने बार बार उसे एक जैतून शाखा की पेशकश की थी, इस उम्मीद में कि वह अपनी कंपनी बदल सकती है और उसकी कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकती है। उसने उसे काफी उदार मात्रा में संसाधन भी प्रदान किए थे। हालांकि काओ युएझी को वांग तियानचेंग के गंदे और गंदे तरीकों से नफरत थी। इसके अलावा लू शानहे को वांग की कंपनी से नफरत थी, इसलिए काओ युएझी ने कभी भी वांग के भावुक निमंत्रण का सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया था। वह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और मनोरंजन उद्योग की शीर्ष पायदान की मशहूर हस्ती थीं। उसका अपना मूल्य ऊंचा था, इसलिए वह आसानी से कंपनियां नहीं बदलती थी। वांग तियानचेंग युएझी, जब तक आप शब्द कहते हैं, हमारा दरवाजा आपके लिए किसी भी समय खुला है। इसके बारे में फिर से सोचें। मुझे जवाब देने के लिए जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हमेशा आपका इंतजार करूंगा। काओ युएझी, धन्यवाद प्रेसिडेंट वांग। मेरा फिलहाल सॉन्ग ग्रुप छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। काओ युएझी का चेहरा ठंडा हो गया और उसने अपना फोन बंद कर दिया। वह नीचे झुकी, जमीन पर पड़ी स्क्रिप्ट को उठाया, एक एक करके झुर्रियों को ठीक किया और धैर्यपूर्वक अपनी पंक्तियां दोहराती रही। राजधानी की एक खास इमारत में लगभग 40 वर्ष के एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सिगरेट का कश लिया। सफेद धुआं धीरे धीरे उसके थोड़े मोटे चेहरे के चारों ओर घूम गया और उसकी आंखें चमक उठीं। जाओ, हमें काओ युएझी को अपनी कंपनी में लाने का एक तरीका सोचना होगा। उन्हें हेंगडियन में कड़ी मेहनत करने के लिए कहें। 40 के दशक का वह चिकना आदमी राजधानी की थोड़ी मशहूर मनोरंजन कंपनी का बॉस था, वांग तियानचेंग। सचिव ने तुरंत वांग तियानचेंग का संदेश प्रसारित किया। वांग तियानचेंग हाल ही में कई चीजों से परेशान थे। एक ओर, यह वह हरामी सॉन्ग चेन था जो मनोरंजन उद्योग में संसाधनों के लिए उसके साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था। दूसरी ओर, कंपनी के मनी स्पिनर जियांग चेंग का अपने अनुबंध को नवीनीकृत करने का कोई इरादा नहीं था। जियांग चेंग ताकत और अच्छे लुक दोनों के साथ एक महान अभिनेता थे। वह वांग एंटरटेनमेंट के समर्थन के स्तंभ थे। हालांकि जियांग चेंग कंपनी छोड़ने और अपना स्टूडियो स्थापित करने या सॉन्ग चेन की कंपनी में शामिल होने की योजना बना रहा था। एक बार जियांग चेंग के चले जाने के बाद वांग कॉर्पोरेशन की वार्षिक आय बहुत कम हो जाएगी। जियांग चेंग का प्रतिस्थापन होना ही था जिसमें पैसा कमाने की क्षमता हो। वांग तियानचेंग ने काओ युएझी पर अपनी नजरें जमाईं। वह खूबसूरत थी, उसमें अभिनय कौशल था और उसके कई प्रशंसक थे। मनोरंजन उद्योग में एक खूबसूरत महिला स्टार के लिए एक सक्षम पुरुष स्टार की तुलना में पैसा कमाना आसान था। वांग तियानचेंग एक चतुर बूढ़ा लोमड़ी था। वह जानता था कि काओ युएझी को वांग एंटरटेनमेंट में कैसे शामिल किया जाए। अप्राप्य काओ युएझी के पास उच्च मानक थे और वह गौरवान्वित था। वह शीर्ष अभिनेत्री के रूप में अपनी स्थिति को कभी हिलने नहीं देंगी। जब तक उसने हेंगडियन की प्रोडक्शन टीम में आग की लपटों को भड़काने, काओ युएझी के गौरवपूर्ण आत्मसम्मान को कुचलने और उसे यह सोचने पर मजबूर करने के लिए और अधिक लोगों की व्यवस्था की कि उसकी स्थिति को गु मानक्सी द्वारा गंभीर रूप से खतरा है, वह निश्चित रूप से एक बेहतर कंपनी की तलाश करेगी। यह केवल समय की बात है जब एक छोटी सी फिल्म क्वीन हमारी कंपनी में शामिल होगी। वांग तियानचेंग ने धीरे से धुएं का छल्ला छोड़ा।
उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उद्योग में अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी सोन चेन के बारे में सोचा। वह चिढ़े बिना नहीं रह सका और अपनी कनपटी को रगड़ने लगा। रात में खिड़की के बाहर रोशनी उज्ज्वल थी और कमरा खुशी से भर गया था। सॉन चेन फिर से उसके हिस्से का खाना चुराने आया। तीनों के परिवार ने स्वादिष्ट रात्रिभोज का आनंद लिया। गूचू खाना खाते समय अपने फोन से खेलती थी। उसका गोल मटोल छोटा सा चेहरा एक प्यारी सी मुस्कान से भरा हुआ था। गू मानक्सी ने गूचू को तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखा। उसने उसे नम्र स्वर में याद दिलाया, चूचू, सिर्फ अपने फोन से मत खेलो, तुम्हें खाना भी पड़ेगा। सॉन चेन को हल्की खांसी हुई। चूचू, खाओ। गूचू ने अपना फोन उठाया और लहराया। मैं भाई चेंग क्यूई के साथ बातचीत कर रही हूँ। उसने अभी तक अपना 8 का होमवर्क शुरू नहीं किया था, इसलिए उसने बिना सोचे समझे जटिल और व्यवहारिक काम चेंग क्यूई पर डाल दिया। चेंग परिवार के युवा मालिक, जो हर दिन काम में व्यस्त रहते थे, ने 5 साल के बच्चे को मना नहीं किया और खुद काम करना शुरू कर दिया। गूचू बहुत आभारी थी और उसने बिना पलक झपकाए उसे भाई कहा। हालांकि चेंग क्यूई बहुत व्यस्त था। उन्होंने कहा कि वह शारीरिक काम करने के लिए दिन में केवल 1 घंटा ही निकाल पाते हैं। इसलिए हर रात चेंग क्यूई गूचू को एक वीचैट मैसेज करता था, जिसमें उसे अपने दैनिक कला होमवर्क की प्रगति दिखाई देती थी। अनजाने में गूचू को हर रात चेंग क्यूई के साथ चैट करने और दूर से उसका होमवर्क जांचने की आदत हो गई थी। चेंग क्यूई के साथ चैटिंग। वक्ता का यह आशय नहीं था, लेकिन श्रोता ने इसे गंभीरता से लिया। सॉन चेन का रडा बीप हो गया। जैसे ही उसे फिर से कुछ अजीब महसूस हुआ, उसकी सुंदर भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। गूचू ने अपने फोन की स्क्रीन पर टैप किया और सिर हिलाया। यह सही है। भाई चेंग क्यूई बहुत अच्छे इंसान हैं। जब भी मैं मुसीबत में पड़ती हूँ, वह निश्चित रूप से चूचू की मदद करेंगे। मैं वास्तव में उन्हें पसंद करती हूँ। सॉन चेन का चेहरा उतर गया। उसका सिर पुराने जमाने की रेलगाड़ी जैसा था जो धुआं उगल रही थी। अलार्म बज गया। यदि वह बिना किसी कारण के एहसान करने की कोशिश कर रहा था, तो उसका कुछ भला नहीं हुआ होगा। चेंग परिवार के युवा स्वामी ने अपनी बहुमूल्य बेटी से कई बार संपर्क किया था। वह क्या करने की कोशिश कर रहा था? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने सोचा हो कि उसकी बेटी बहुत अच्छी दिखती है और वह पहले से ही उसे अपनी पत्नी के रूप में आरक्षित करना चाहता था? सोन चेन का मूड बहुत खराब था। सोन चेन ने अपनी आवाज धीमी की और गू मानक्सी के कान में फुसफुसाया, इस चेंग क्यूई से सावधान रहें। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि उसे हमारी बेटी पसंद आ गई है। चेंग परिवार लगातार आपस में लड़ रहा है। अगर वह चुचू से शादी करता है, तो चुचू का जीवन अच्छा नहीं होगा। गू मानक्सी अवाक थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, चुचू के 6 साल की होने में अभी भी 2 महीने हैं। वह अभी भी छोटी है। चेंग परिवार का युवा मालिक भी कम उम्र का है। अपनी कल्पना को जंगली मत बनने दीजिए। कभी कभी गू मानक्सी वास्तव में परेशान हो जाती थी। उसकी याद में सोन चेन ठंडा, दबंग और चालाक था। वह उसके बगल में इतना बातूनी और सरल आदमी कब बन गया? सोन चेन ने गंभीरता से कहा, मैं अपनी कल्पना को जंगली नहीं होने दे रहा हूँ। मुझे अपनी इंट्यूशन पर भरोसा है। गू मानक्सी ने कहा, युवा मास्टर चेंग ने पहले मेरी जान बचाई थी। बेतुके अनुमान मत लगाओ, नहीं तो मैं क्रोधित हो जाऊंगा। यह देखकर कि उसकी पत्नी क्रोधित होने वाली थी, सोन चेन अब इस मामले को सामने नहीं ला सका। उसने बस अपने अनुमानों को फिर से अपनी छोटी नोटबुक में लिखा और गुप्त रूप से हर कीमत पर अपनी बेटी की रक्षा करने की शपथ ली। उसे उसके बचपन की रक्षा करनी थी और उन छोटे कमीनों से सावधान रहना था जो उसका फायदा उठाना चाहते थे। सॉन्ग अपनी पत्नी का गुलाम चेन ने भी मन में सोचा, मुझे भी किंडरगार्टन में उसी उम्र के उन लड़कों से सावधान रहना होगा। विशेष रूप से ये सचेन नामक उस छोटे मोटे लड़के से। मुझे उससे विशेष रूप से सावधान रहना होगा। रात्रि भोज समाप्त हुआ। गू मानक्सी ने अचानक अपनी नाक बंद कर ली और धीरे से छींक दी। उसके सिर में थोड़ा चक्कर आ गया।
दूसरी ओर सॉन्ग चेन और गूचू दोनों ने एक ही समय में अपने सिर उठाए, बल्कि चिंतित अभिव्यक्ति दिखाए।